हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज के जो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना एकदम बहुत ज़्यादा हाई है। और ये वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, पूरा बढ़िया से कंप्लीट करना है। और यहाँ से एगो बात याद रखिएगा कि क्या वे लोग सफलता पाएंगे जो निर्भर है गैरों के पैर पे। क्या वो सफलता पाएंगे वो लोग जो निर्भर है गैरों के पैर पे। मंजिल तो उनके कदमों में होती है जो चलते हैं खुद के पैरों पे। तो बस आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिएगा और जो आप लोग कंटेंट हम दे रहे हैं, जो आप लोग पढ़ा रहे हैं, बस इतना कंप्लीट करिए, एकरा से बहरी नहीं आएगा। समझ गए ना। बस आप लोग शांति से, बस 1.5 महीना बचा हुआ समय है, बस एकरा के बस क्या कर रहा है कि आप लोगों को टोटल एनर्जी आप लोगों को अपने स्टडी पर लगाना है। बस फोकस ओनली स्टडी पर करना है। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बस आप लोग को क्या कंप्लीट करना है। चलिए हम इसको अपने भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। यदि किसी भी भाई को पीडीएफ चाहिए कि नहीं सर हमें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से रिवाइज करेंगे ताकि पीडीएफ में सब कुछ आप बहुत बढ़िया से हम अरेंज करके दिए हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे ऐप है स्टडी विथ डेडिकेशन से, SWD कोर्स में लगाइएगा, सर्च मारिएगा, ऐप आ जाएगा। ठीक है ना। जो हमनी के चैनल का लोगो है वही ऐप का लोगो है, सेम टू सेम है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होता है तो 3 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस रखा गया है वह सारे जहां से कम रखा गया है। ठीक है ना। सारे जहां से कम रखा गया है आप लोग के लिए ही कि आप लोग पढ़िए और आप लोग बहुत अच्छा नंबर आप लोग लेके यहां से आइए। मात्र 49 में आप लोग को मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत होता है तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। समय बहुत कम है, समझ गए ना। तो समय बहुत कम है, बस मेहनत हमने क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर है और आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कि पहला सवाल है कि आदर्श और अनादर्श घोल की व्याख्या करें। यह परिभाषा बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कैसे, देखिए आदर्श कोना के कहते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में एगो होता है राउल्ट का नियम, समझ गए ना। केमिस्ट्री में एगो होता है राउल्ट का नियम। तो ऐसा विलियन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, जो राउल्ट के नियम को पालन करता है, उसे कहते हैं आदर्श विलियन। समझ गए ना। उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलियन। ऐसा विलियन जो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है ओकरा कहते हैं अनादर्श विलियन। बताइए कितना आसान है, आसान है कि नहीं है। वही परिभाषा सिंपल भाषा में लिखे हैं। देखिए वे विलियन जो ताप एवं दाब के समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम की पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। यानी सभी स्थिति में, दुख में, सुख में, सब स्थिति में यदि वह राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं आदर्श विलियन। समझ गए ना। यानी दुख में भी संगे रहेगा, सुख में भी संगे रहेगा, तो ऐसा विलियन को हम लोग कहते हैं आदर्श विलियन। समझ में आ गया है। यहाँ देख सकते हैं कि दोज सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशन, समझ गए ना, एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऑल कंडीशन पे, समझ गए ना, ऑल कंडीशन पे जो टेम्परेचर एंड प्रेशर को सह के, ठीक है ना, बर्दाश्त करके जो हमने ये क्या करता है, ओबे करता है। ओबे मतलब पालन करता है राउल्ट्स लॉ को, ओकरा का हमने के आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक से सिंपल परिभाषा कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे एकदम, आप लोग को यहां समझ में आ गया होगा। अब अनादर्श पर आते हैं। देखिए यहां से आप लोग को लिख दिए अनादर्श विलियन। तो देखिए वही सिंपल परिभाषा आप लोग के लिख लाए हैं। देखिए वे विलियन जो ताप एवं दाब की समस्त परास पर, समस्त परास कहने का मतलब है ना कि परास को काट के आप लोग लिख लेंगे स्थिति। समझ गए ना। आप लोग जब पीडीएफ देंगे तो स्थिति कर देंगे। परास भी मतलब परास का मतलब होता है वही कंडीशन। सभी समस्त स्थिति पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलियन कहते हैं। समझ गए ना। तो देखिए अनादर्श विलियन कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए कि हम एगो जग में, ठीक है ना, मान लीजिए कि हम 1 लीटर दूध लिए हैं, 1 लीटर दूध लिए हैं और एगो जग में 1 लीटर पानी लिए हैं। समझ गए ना। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। लेकिन अनादर्श में क्या होता है ना कि हम 1 लीटर पानी और 1 लीटर दूध को मिलाएंगे ना तो वह 2 लीटर नहीं रहेगा, ओकरा से कम रहेगा। मान लीजिए ना कि कुछ कम रहेगा, 100-200 ग्राम कम हो जाएगा। तो ऐसे विलियन को हम लोग कहते हैं अनादर्श विलियन। मतलब कि 2 अलग अलग
घोल रहेगा ओकरा के मिलाएंगे तो उ दोनों घोल के जितना आयतन था उ दोनों को जोड़ने पर समस्त बिलियन के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो जौना में बराबर आता है वो कहलाता है आदर्श, और जौना में आयतन में कुछ कमी हो जाता है, कुछ दोष हो जाता है, ओकरा कहते हैं अनादर्श। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलिए यहाँ से आप लोगों को ये इंग्लिश मीडियम में मेरे भाई आप लोग देखेंगे कि दो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी टेम्परेचर और प्रेशर के सभी मानों पर क्या होता है, ये बैलेंस नहीं कर पाता है। तो ऐसे हमने के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए अब दूसरा का सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है कि प्रासरणी दाब क्या करेंगे बाबू। आज की जो सवाल है मेरे भाई ना वह सब के सब VVI है। बस आप लोग आराम से वीडियो देखते रहिए, पीडीएफ को रिवाइज करते रहिए, समझ गए ना। बोलने वाले बोलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा सभी लोग का चेहरा एकदम खामोशी से छा जाएगा कि पता नहीं था कि इतना शानदार रिजल्ट आएगा और रिजल्ट उतना शानदार लाकर हम लोग रहेंगे, समझ गए ना। चलिए यहाँ से प्रासरण दाब क्या होता है पढ़िए। वह अतिरिक्त दाब, अतिरिक्त मतलब कहने का मतलब है ना कि आंतरिक दाब नहीं होता है, हम लोग बाहरी से लगाते हैं, समझ गए ना, बाहरी से लगाते हैं। वह अतिरिक्त दाब जो अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलायक के प्रवाह को विलायक से विलयन में जाने से रोकता है। यानी प्रासरण दाब ऐसा दाब है ना कि जो मान लीजिए अर्ध पारगम झिल्ली से क्या होता है, विलायक के कण जाते हैं विलयन में, लेकिन हम इतना प्रेशर अप्लाई कर देंगे, हम इतना प्रेशर दे देंगे कि विलायक के जो कण है वो विलयन में जा ही नहीं पाएंगे। मतलब कि विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली को पार ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे प्रासरण दाब को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसे दाब को समझ गए ना, ऐसे दाब को क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। याद हो गया। मतलब कि प्रासरण दाब कहने का मतलब है ना कि मतलब इतना बहरी से दाब हम लोग दे देंगे कि अर्धपारगम झिल्ली से हमने के विलायक के कण पार होकर नहीं करेगा। तो ओकरा हम लोग कहते हैं प्रासरण दाब। समझ गए ना, ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर द एक्सेस प्रेशर दैट प्रिवेंट्स द follow the solvent from the solvent to solution through the semi permeable मार्बेन, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कण नहीं जाते हैं तो वह एगो प्रेशर हम लोग उतना अप्लाई कर देते हैं ना कि उस प्रेशर के बल पे विलायक के कण विलयन में जा ही नहीं पाते हैं। तो वह प्रेशर क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। चलिए ये भी आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए। चलिए अब प्रासरण देखिए, अब यहाँ प्रासरण भी हम लिख दिए। मान लीजिए कि एग्जाम में प्रासरण दाब नहीं आए, प्रासरण आ जाएगा तो यह तो समझाना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नहीं है यह, बट हम जब टाइप करते हैं बाबू लोगों क्वेश्चन, ये सब हम खुद टाइप करते हैं। तो आप लोग को हम जो छोटा छोटा सवाल रहता है ना वो दे देते हैं ताकि आप लोग वही जे ओकरा रिवाइज करके खत्म कर डालिए, समझ गए ना। अब प्रासरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः गति करते हैं तो उसे प्रासरण क्रिया कहते हैं। यानी प्रासरण क्रिया में क्या होता है ना कि विलायक के कण विलयन में जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। तो इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, समझ गए ना। चलिए यहाँ से आते हैं अब देखिए प्राथमिक सेल, समझ गए ना। प्राथमिक सेल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, बहुत बढ़िया हम समझाते हैं। क्या समझते हैं, देखिए प्राथमिक सेल वे सेल है जिनकी डिजाइन ऐसी होती है, कैसी होती है कि इनका प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग घर में बाबा दादा आप लोग होंगे तो पहले जमाने के जो लाइट आते हैं, कहने का मतलब 2000 की ईस्वी में, 2002, 4, 6 के ईस्वी में जो लाइट घर में आते थे ना, ओकरा में इतना मोटा मोटा बैटरी लगता था और वह बैटरी एक के बार के लिए काम में आता था कि मतलब एक बार लगेगा और फिर ओकरा बाद ओकर कहानी खत्म में फेंक दीजिए, मतलब लिखो फीको, ठीक है ना, यूज करिए फेंकिए। तो पहले के जमाने में बैटरी ऐसे ही आते थे कि वह चार्ज किए हुए कंपनी से आते थे, आप लगाइए यूज करिए, जैसे ही डिस्चार्ज हो गया खत्म कर दीजिए, समझ गए, उसको फेंक दीजिए। तो जिसको पुनः हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, समझ गए ना, जिसको हम लोग पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, ऐसे बैटरी को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल यानी प्राथमिक बैटरी हम लोग कहते हैं, समझ गए ना। ये सूखा सेल होता है, समझ गए ना, सूखा सेल होता है। आप लोग देख सकते हैं उदाहरण के लिए शुष्क सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है, समझ गए ना, ये ऐसे होते हैं। लेकिन हम लोग के जो मोबाइल में बैटरी आते हैं, समझ गए ना, ये हमने के प्राथमिक नहीं होते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं। आप लोग देखे हैं ना,
कि आपके मोबाइल का बैटरी मान लीजिए कि डिस्चार्ज होता है, आप लोग चार्ज कर लेते हैं। ज़रा सोचिए कि यदि मान लीजिए कि वैसा बैटरी नहीं आता जिसको पुनः चार्ज किया जा सके, समझिए कि कंपनी होता बैटरी बनाने वाला, वो बैटरी बनाते बनाते ससुरा वो समझिए कंपनी परेशान हो जाता, क्योंकि एक ही बैटरी बार बार उसको बनाना पड़ता, समझ गए ना। मतलब तो इसीलिए एक ऐसा लाया गया बैटरी जो ना पुनः चार्ज किया जा सकता है, तो ओकरा का बोलते हैं द्वितीयक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? द्वितीयक हमनी के बोलते हैं। प्राथमिक में चार्ज नहीं हो पाता है, द्वितीयक में चार्ज होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। द्वितीयक सेल किसको बोलते हैं? द्वितीयक सेल वह सेल होता है जो एक बार प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें चार्ज करके पुनः प्रयोग में किया जा सकता है, इसीलिए द्वितीयक सेल रिचार्जेबल सेल होते हैं। और हम लोग के, ठीक है ना, और हम लोग के मोबाइल में जो बैटरी होते हैं ये द्वितीयक होते हैं, यह डिस्चार्ज होंगे, फिर हम लोग इसको चार्ज करके अपने काम में इसका यूज कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ऐसे बैटरी समझिए बहुत हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है। प्राथमिक सेल से बोलेगा, यह पूछ सकता है कि कौन सा बैटरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, तो द्वितीयक सेल बहुत ज़्यादा है, समझ गए ना। क्योंकि हम इसको डिस्चार्ज तो हो जाएगा, हम इसको फिर पुनः चार्ज कर सकते थे। अब सोचिए कि यदि द्वितीयक सेल नहीं होता तो फिर पब्लिक का कितना नुकसान होता, बैटरी कीनते कीनते आदमी परेशान रहता, समझ गए ना। तो ये द्वितीयक सेल है ना, समझिए कि हम लोग का बहुत अच्छा, ये बहुत बैटरी बहुत बढ़िया है, इसको धन्यवाद देना पड़ेगा जो बनाया है, समझ गए ना। जो बनाया है उसको बहुत बढ़िया दिल से धन्यवाद देना पड़ेगा कि भाई तू बना दिया, वरना हम लोग बैटरी कीनते कीनते परेशान रहते हैं। द्वितीयक सेल आप लोग समझ गए, ऐसा बैटरी जिसको हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं, समझ गए ना। डिस्चार्ज होने के बाद उसको चार्ज करके फिर से पुनः हम लोग अपने काम में ला सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक सेल बोलते हैं। बट आप लोग इसका परिभाषा याद रखेंगे मेरे भाई। चलिए यहां देखिएगा मेरे भाई, अभिक्रिया की कोटि बहुत वीवीआई बहुत, ठीक है ना। ये गैस का सबसे नंबर 1 सवाल है, याद रखिएगा। इस वीडियो का जो सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग सवाल जो है ना, वह हम लोग की अभिक्रिया की कोटि है कि अभिक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं। आप लोग एकरा पे कम से कम 5 गो स्टार लगाएंगे और एकरा को नंबर 1 पे रखेंगे। एक डेली सुबह उठ के आप लोगों को देखना है, एकदम बाबू वीवीआई है, एकरा का आप लोग मिस नहीं करेंगे। देखिए यह क्या है, यह एक प्रायोगिक मान है। देखिए अभिक्रिया की जो कोटि होता है ना, यह प्रैक्टिकल वैल्यू होता है, समझ गए ना। क्या होता है? हमने के प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। चलिए यह हो गया, किसी संतुलित वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को कोटि कहते हैं। किसको कोटि बोलते हैं? तो अभिक्रिया में जौन हमनी के सांद्रण होता है, तो उस सांद्रण के जौन पावर होता है, जौन पावर रहता है, वो पावर को हम लोग जोड़ते हैं, और पावर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है ओकरा कोटि कहते हैं। लेकिन एकरा में वो कंडीशन याद रखिएगा कि वह समीकरण बैलेंस होना चाहिए, समझ गए ना। वह समीकरण क्या होना चाहिए? वह समीकरण बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह एक प्रायोगिक मान है, किसी संतुलित वेग समीकरण। हम लोग को संतुलित समीकरण चाहिए, ऐसा समीकरण नहीं ना कि जो बैलेंस हो, फिर खेला हो जाएगा, समझ गए ना। यहां से हमनी के ऐसा समीकरण चाहिए जो हमनी के संतुलित हो। संतुलित करने का मतलब कि बैलेंस, ठीक है ना, एकदम बैलेंस हो जाए। तो हमनी के वैसा समीकरण जो बैलेंस हो, और ओकरा में जो हमनी के सांद्रण होगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन जो होगा, ओकर घातों के योगफल को हमनी के कोटि कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे मेरे भाई, बहुत स्पेशल है, बहुत वीवीआई है, एकदम नंबर 1 पे चल रहा है। देखेंगे दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, समझ गए ना। इन अ बैलेंस वेलोसिटी इक्वेशन, बोले ना कि हमने के बैलेंस चाहिए वेलोसिटी इक्वेशन, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड ऑर्डर। यानी जो हमने के कंसंट्रेशन होते हैं ना, उसके पावर को, ठीक है ना, क्या करते हैं, उसके पावर के सम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। आप लोग एकदम बढ़िया से मेरे भाई याद हो गया ना, एकदम याद हो गया होगा, दिलो दिमाग में बस गया होगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे 5 नंबर में मेरे सवाल कि ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घट जाता है, क्यों घटता है? ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है? घटने का रीजन यह होता है ना कि भौतिक अधिशोषण में हमनी के वंडर वाल बंधन होता है, और आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे कमजोर बंधन हमनी के वंडर वाल बंधन है। और जवन सबसे कमजोर रहता है पहले उहे टूटता है, समझ गए ना। ताप को देखिए,
आपका कोई होगा जिगरी दोस्त, बहुत बहुत फ्रेंडली होगा, बहुत जिगरी होगा, ठीक है ना। और कोई ऐसा भी दोस्त होगा कि मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर होता है ना। लेकिन जैसे ही आप लोगों के ऊपर कोई दुख आता है, संकट आता है, तो वैसे दोस्त आपको छोड़ के चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। लेकिन जो आपके बहुत करीबी होते हैं, ठीक है ना, जो आपको बहुत मानते हैं, जो आपसे लगाव रहता है, ठीक है ना, आपके एकदम सच्चे मित्र जो होते हैं, वह आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन वंडरवाल बल ऐसा बल होता है ना कि बहुत कमजोर रहता है, बहुत कमजोर, समझ गए ना। पूछता है एग्जाम में कि सबसे कमजोर बंधन कौन है, तो वंडरवाल है, याद रखें, सबसे कमजोर कौन है, वंडरवाल। तो आप लोग इसमें भौतिक अधिशोषण में हमनी के वंडरवाल बंधन पाया जाता है। जैसे ही हमनी के ताप देंगे, समझ गए ना, जैसे ही हमनी के ताप देंगे, बेचारा ये हाथ खड़ा कर देगा, हाथ खड़ा कर देगा, मतलब कि इसका अधिशोषण क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, समझ गए ना। तो वही पर लिखा है कि भौतिक अधिशोषण, ठीक है ना, कमजोर वंडरवाल बल शामिल होता है, ठीक है, इसमें शामिल होता है। उच्च तापमान पर ये बल कमजोर हो जाते हैं, ये तो कमजोर रहबे करता है। और टेम्परेचर देंगे ना तो और ये बेचारा खत्म हो जाएगा, समझ गए ना, खत्म हो जाएगा साहब। तो परिमाण स्वरूप तापमान में वृद्धि के साथ भौतिक अधिशोषण की सीमा कम हो जाती है। तो ये आप लोगों का एकदम मेन रीजन हो गया, क्यों घटता है, क्योंकि वंडरवाल बल कम हो जाता है। और इसीलिए हमने क्या होता है कि हमने के वृद्धि के साथ, तापमान वृद्धि के साथ अधिशोषण कम हो जाता है। ये आप लोग मेरे भाई समझ गए होंगे, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। आज के क्वेश्चन में सब VVI, ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से आप लोगों का कोटी हो गया और फैराडे का नियम हो गया, ठीक है ना, मुख्य रूप से यही है। बट आप लोग सभी को कंप्लीट करेंगे, समझ गए ना। चलिए इस नियम के अनुसार, ये शायद सवाल दोबारा हम करा रहे हैं, समझ रहे, ये सवाल शायद दोबारा हम करा रहे हैं, हमको याद है ये सवाल जस्ट हमको लगता है कि दूसरा तीसरा वीडियो में ही सवाल ये करवाए थे, लेकिन फिर करवा रहे हैं। देखिए इस नियम के अनुसार विद्युतीय अपघटन के दौरान मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसे पदार्थ की तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, और इसे ही फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम कहते हैं। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किसे कहते हैं मेरे भाई, तो मान लीजिए कोनो एगो घोल है, काहे कोनो एगो घोल है, तो उस घोल में जो सांद्रण है, ठीक है ना, जो मात्रा है, तो ओकरा में हमनी के विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब विद्युत धारा जे ही प्रवाहित करेंगे तो ओकरा में जो पदार्थ होगा वह एनोड और कैथोड पर जमा होगा। जो एनोड और कैथोड पर जो पदार्थ जमा होगा तो उस सांद्रण के घोल में जो पदार्थ था ओकरा के बराबर होना चाहिए, मतलब समानुपाती होना चाहिए। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस नियम के अनुसार विद्युतीय अपघटन के दौरान मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होगा, जो मान लीजिए कि एनोड और कैथोड पर जो पदार्थ जमेगा, जो एकत्रित होगा, तो उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। वो जो हमारे के घोल रहेगा उस घोल के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, बस इतना याद रखना है। यदि W से मान लीजिए कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है और E से तुल्यांकी भार को सूचित करते हैं, तो देखिए हमने के जो W है वह E के समानुपाती होगा। समानुपाती हटेगा तो एगो K कांस्टेंट आएगा ना, तो W बराबर क्या हो गया, KE हो गया। K को यहीं पर रहने देते हैं और E को बाटा में ला देते हैं, तो W बाई E बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और K हमारे के क्या है, कांस्टेंट है, यानी W बटा E का मान क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार हम एगो रिजल्ट लिख सकते हैं कि ये हमने के W1 बटा में E1, W2 बटा में हमने के E2 हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2, तो हमने के आप लोग का ये रिएक्शन हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। कितना आसान है, आसान है कि नहीं, बहुत आसान है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं मेरे भाई। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग लिख दिए हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ 10 सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस का हमनी के वेट रहेगा वह हमनी के जो रिलीज होगा, ठीक है ना, जो हमनी के वेट रिलीज होगा ओकरा के समानुपाती होना चाहिए। और ये सारा आप लोग को सारा इक्वेशन आप लोग को हम यहाँ पर एकदम आराम से सिंपल भाषा में आप लोग के लिए हम लिख दिए हैं, ताकि कोई भी आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं। आप लोग एकदम प्यार से मेरे भाई समझा दिए हैं, आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब एग्जाम में मान लीजिए कि आप लोग को बोलबे किए थे कि एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है ना, लोहा हो गया, ये तीनों का अयस्क आप लोग को याद रखना है। हम कई बार आप लोग को ऐसे सवाल करवाते हैं ना, तो आप लोग को एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है ना, आप लोग का ये एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये तीनों का अयस्क आप लोग याद रखेंगे मेरे भाई, समझ गए ना। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग 2 को समझेंगे, ठीक है ना।
चलिए दो को कौन कौन, देखिए एल्युमिनियम एवं तांबा के प्रत्येक के एक मुख्य अयस्क बताना। देखिए यहाँ कितना बोला है, यहाँ हमने के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कै गो अयस्क बोला है, एगो। लेकिन आपका भाई आपको लगता है कि एक ही कराएगा, नहीं कराएगा, समझ गए ना, जितना रहेगा सब लिख के लाएंगे ताकि एग्जाम में आप कम से कम 4-5 गो लिख दीजिए। देखिए यहाँ देखिएगा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क, ठीक है ना, एल्युमिनियम का पहिलका अयस्क बॉक्साइट सबसे मेन होता है, समझ गए ना, हमने के एल्युमिनियम का जो सबसे पहिलका जो सबसे प्रमुख होता है वह आपका बॉक्साइट होता है, तो बॉक्साइट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने के दूसरा नंबर में क्रायोलाइट हो जाएगा, कौन है क्रायोलाइट हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। तीसरा में हमने के अर्थ कलेश हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थ कलेश हो जाएगा। चौथा में हमने के अबरक हो जाएगा, ठीक है ना, चौथा में क्या हो जाएगा, अबरक हो जाएगा। अब पांचवा में हमने के कोरंडम हो जाएगा। तो ये सारे जो है मेरे भाई एल्युमिनियम का अयस्क है। 5 गो इसलिए लाए हैं ना कि एग्जाम में आप लोगों को 2 गो पूछेगा, ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ 3 गो 4 गो लिखेंगे ताकि वहाँ नंबर उठाना है, समझ गए ना, तो नंबर वहाँ से उठाना है तो जो कॉपी चेक करने वाला है ओकरा को अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, समझ गए ना, अपने कॉपी की तरफ ओकर ध्यान खींचना पड़ेगा तब वो नंबर वो सब देता है, समझ गए ना। तो आप लोग 2 गो पूछा है ना तो 3-4 गो लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। आखिर ये सब नामे ना, नाम लिखने में क्या जाता है। तो बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, अर्थकेलस हो गया, अबरक हो गया, कोरंडम हो गया, ये सारे एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, लेकिन मेन रूप से बॉक्साइट याद रखिएगा, समझ गए। चलिए यहाँ से आप लोग का इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा, राइट द मेजर मिनरल्स ऑफ एल्युमिनियम, समझ गए ना। यहाँ से हमने के क्या करना है कि हमने के एल्युमिनियम के अयस्क बताना। देखिए देख लीजिए बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ठीक है ना, हमने कोरंडम हो गया, हमने के ये मीका हो गया, ठीक है ना, तो आप लोग इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। कॉपर के प्रमुख अयस्क आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, कॉपर के प्रमुख अयस्क भी आप लोग के एग्जाम में पूछता है। हाँ ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग खाली रिवाइज करते रहिए, समझ गए ना। ये मनो दिमाग, ये अपने दिमाग से, मन से दिमाग मतलब बात निकाल दीजिए ना, कितना याद करें, बस इतना सोचिए ना कि 1.5 महीना है, 1.5 महीना सर जो पढ़ाएंगे पढ़ना है, समझ गए ना, 1.5 महीना हम जो पढ़ाएंगे आप लोगों को पढ़ना है। चलिए यहाँ से देखेंगे कॉपर के प्रमुख अयस्क क्या है। पहले कॉपर पाइराइट हो गया, मैलेकाइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया और कॉपर गलांस हो गया, ठीक है ना। ये 4 गो होते हैं मेरे भाई, चारों को आप लोगों को याद रखना है। ये 4 गो जो होते हैं मेरे भाई हमारे के कॉपर के प्रमुख अयस्क होते हैं और इनके सूत्र भी हम लिख के ला दिए, समझ गए ना। एग्जाम में आप लोग से सूत्र पूछेगा तो उसका भी आप लोग धजिया उखाड़ देंगे, आप लोग लिख देंगे, यहाँ से आप लोग इसको मेरे भाई लिख लेंगे। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग बोला है ना कि 2 विटामिन का नाम लिखें एवं उसके कमी के कारण उत्पन्न रोगों के नाम लिखिए। यानी हमने के पूछा है कि विटामिन, देखिए विटामिन सबसे पहले क्या होता है, तो विटामिन एगो ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे क्या करता है, शरीर के जो वृद्धि करने में काम करता है, बस इतना समझिए, समझ गए ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि यहाँ 2 गो विटामिन पूछा है, लेकिन जब यह पीडीएफ आप लोग को देंगे ना तो पीडीएफ में कम से कम 5-6 गो विटामिन का नाम देंगे, ओकर द्वारा ओकर रोग के नाम भी देंगे, ओकर रासायनिक नाम भी देंगे, ओकर सूत्र भी देंगे, सब देंगे, सब टाइप है, खाली 2 गो लिख के लाए हैं, समझ गए ना, खाली 2 गो आप लोग के लिए लाए हैं। देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। आप लोग याद रखेंगे कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। एक जो अणु सूत्र होता है C20H30O होता है, इसको याद रखेंगे। कमी से उत्पन्न रोग मतलब विटामिन ए से क्या होता है, तो कल 1 नंबर ये में कराई थी कि विटामिन ए से रतौंधी होता है। फिर त्वचा का शुष्क हो जाना, मतलब त्वचा जो होता है ना, त्वचा मान लीजिए क्या हो जाता है कि त्वचा एकदम सुखाइल हो जाता है, समझ गए ना। जैसे आप लोग त्वचा मान लीजिए अभी आप लोग को लग रहा है नहीं मेरे त्वचा में एकदम नमी है, लेकिन जैसे ही विटामिन ए का कमी होगा ना तो त्वचा एकदम जानते हैं कैसे होगा, सुखाइल हो जाएगा। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं लौका नेनुआ जैसे सुखा जाता है, लौका नेनुआ जैसे सब्जी सुखा जाता है, तो वैसे ही हमनी के चमड़ी भी हो जाता है, तो पता चलता है कि नहीं विटामिन ए की कमी से सब होता है। फिर देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, समझ गए ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और एस्कॉर्बिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O6 होता है। और कमी से विटामिन सी से क्या होता है, मैट्रिक में पढ़ोगे, विटामिन सी से स्कॉर्बी होता है। स्कॉर्बी का मतलब क्या होता है ना कि मसूड़ों से रक्त बहना। मसूड़ा कहने का मतलब आप लोग मुंह देखे ना, मुंह में यहाँ से थोड़ा सा जमनी का मसूड़ा होता है, यहाँ से थोड़ा सा खून निकलने लगेगा, समझ गए ना। तो यहाँ से यह विटामिन सी की कमी से कारण होता है। इन लोगों का इलाज मतलब
विटामिन सी कहाँ से मिलता है सब लिखे हैं, समझ गए ना। जब आप लोग पीडीएफ देंगे ना तो पीडीएफ विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है ना, एक पूरा सब चीज़ आप लक्षण सब चीज़ आप लोग के लिख के, मतलब विटामिन में जौन जौन होता है सब लिख के आप लोग टाइप कर दिए गए हैं हम, बस आप लोग जाके वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। या इंग्लिश मीडियम में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो रोक के आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ से हमने बोला गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, समझ गए ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा करना है, परिभाषा देना है। देखिएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, देखिए किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रण के विलयन में डुबाने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव और कहते हैं, यानी इसे ई नोट से सूचित करते हैं। यानी समझ में आ गया मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि हमनी के एगो धातु के छड़ लेंगे, इतना लम्हर धातु के छड़ लेंगे, अब 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो हमने गर्मी में जो नॉर्मल तापमान होता है 25 डिग्री होता है, अभी तो ठंडा में 25 नहीं है बट गर्मी में 25 हो जाता है, तो 25 डिग्री तापमान पर क्या करेंगे कि 1 मोलर धातु आयन, मतलब कि एगो धातु का क्या करेंगे ना कि एगो धातु का हमने के विद्युत अपघट्ट बना लेंगे, विलयन बना लेंगे, और उस विलयन में क्या करेंगे ना कि हम लोग डालेंगे उस छड़ को जेव ही डालेंगे तो छड़ के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा ओकरे के हमने क्या कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, समझ गए ना। मतलब पहले एगो विद्युत अपघट्ट बना लेंगे, कितना के 1 मोलर के, ठीक है ना, 1 मोलर के क्या करेंगे हम लोग धातु आयन के हमने के एगो अपघट्ट बना लेंगे, सांद्रण बना लेंगे, और सांद्रण बनाने के बाद ओकरा में एगो धातु के छड़ डालेंगे तो दोनों सिरा के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, तो दोनों सिरा के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना ओकरे के हमने के मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन अ मेटल रॉड इज immersed in a solution of 1 molar metal ions concentration at 25 degrees Celsius, the potential difference that the areas between the metal and the solution is called हमने के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वही बोले कि मान लीजिए जब धातु की छड़ हम लोग डालेंगे तो ओकर दोनों सिरा के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा ओकरे क्या कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब चलिए यहाँ से आप लोग का 10वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित की संरचना सूत्र लिखना है, यानी आप लोग के एग्जाम में संरचना आजकल पूछ रहा है कि इसका संरचना लिखिए, एक रासायनिक सूत्र लिखिए, एक फिगर बनाइए, हम आप लोग के लिख के ला दिए हैं। देखिएगा यहाँ से पहिलका में ए नंबर में है 2 ब्यूटेनॉल है, क्या है मेरे भाई, यहां से आप लोग देखेंगे यहां से ए नंबर में है 2 ब्यूटेनॉल है, क्या है मेरे भाई 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल का सूत्र क्या होता है आप लोग यहां देखेंगे, ठीक है ना। यहां देखिए 2 ब्यूटेनॉल का सूत्र होता है C4H10 और O होता है, ठीक है ना। या हम लोग इसको इसमें मतलब इतना विस्तार करके भी लिख सकते हैं, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। हमने के C4 गो है, C4 गो एकरा में है, H10 गो है, H10 गो है, एगो हमने के O है तो एगो बीच में क्या है हमने के O है। तो इसको हम लोग ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं और इसको विस्तार करके भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमने के नॉर्मल स्ट्रक्चर है, समझ गए ना, और यही स्ट्रक्चर आप लोग को एग्जाम बनाना है, समझ गए ना। ये आप लोग का नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आप लोग देख रहे हैं, एक के आप लोग क्या करेंगे अपने कॉपी में लिखेंगे। ये आप लोग के ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर है। आप लोग जानते हैं कि कार्बन का हमने के बॉन्ड कई गो होता है, कार्बन का बॉन्ड 4 गो होता है। तो कार्बन देखिए हमने की ये कार्बन हो गया, तो कार्बन हमने की यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ 4 गो साइड हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत आसान होता है, ठीक है ना, बहुत आसान होता है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो कार्बन है हमने की यहाँ पर एगो, फिर एकर 2 गो, यहाँ 3 गो 4 गो, तो जहाँ पर भी आप लोग कार्बन देखेंगे ना तो कार्बन जो होता है हमने के 4 गो बॉन्ड से जुड़ता है, समझ गए ना, और हाइड्रोजन एगो बॉन्ड से, समझ गए, और ऑक्सीजन 2 गो बॉन्ड से, समझ गए ना। तो इस H को आप लोग यहाँ से रिप्लेस करके इस H को आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या इस H को काट को आप लोग ऐसे भी, ठीक है ना, मतलब ऐसे कहने का मतलब है कि ऐसे आप लोग H को दिखा सकते हैं, वरना आप लोग यहाँ से इसको ऐसे बंद करके ऐसे भी आप लोग H को दिखा सकते हैं, समझ गए ना। मतलब कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का बॉन्ड एगो होता है, कार्बन का 4 गो होता है और
और ऑक्सीजन का कै गो होता है, 2 गो होता है। तो आप लोग इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब चलिए आप लोग यहाँ से 2D डायग्राम दिखाते हैं, समझ गए ना। ये तो हमनी के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जैसे बनता है यह हो गया, लेकिन आप लोग ये देखें ये हमनी के 2D स्ट्रक्चर होता है, समझ गए ना। यदि 2D में पूछेगा तो ऐसे हम लोग बनाएंगे, समझ गए ना। तो इसको भी आप लोग कहीं साइड में बना दीजिएगा तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुश हो जाता है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। ये आप लोग का 2D फिगर है, समझ गए ना। ये आप लोग का 2D फिगर है किसका, ब्यूटेनॉल का। चलिए अब यहाँ से आइए दूसरा नंबर में आप लोग देखेंगे मेरे भाई। दूसरा नंबर में आप लोग का यहाँ पे इथाइल एसीटेट है, समझ गए ना। दूसरा नंबर में क्या हमने के इथाइल एसीटेट है, एक हमने के संरचना सूत्र लिखना है। चलिए यहाँ आइए आप लोग दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने के इथाइल एसीटेट है और आप लोग यहाँ फिगर देख रहे होंगे कि इथाइल एसीटेट का जो हमने के सूत्र होता है C4 होता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि इथाइल एसीटेट का जो सूत्र होता है C4H10O2 होता है। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब वैसे मतलब अलग अलग कर देंगे। अब यहाँ पर देखें C 4 गो है ना, तो एगो C यहाँ, एगो C 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, ये हमने के हो गया। हमने के यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिए हैं, ऐसे हमने के कर दिए हैं। तो ये आप लोग का किसका था, इथाइल एसीटेट का फिगर था। आप लोग जरा इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लाभ होता है, देखिए जब भी कार्बन को मतलब बॉन्ड से मतलब ऐड करना होगा, समझ गए ना। जब भी कार्बन को बॉन्ड से ऐड करना होगा तो याद रखिएगा कि 4 गो बॉन्ड से ऐड होता है, ऑक्सीजन हमनी के 2 गो बॉन्ड से ऐड होता है, और हमनी के जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हमनी के 1 गो बॉन्ड से ऐड होता है, समझ गए ना। तो बस आप लोग ये थोड़ा मोड़ा आप लोग बेसिक नॉलेज याद रखिएगा कि हमनी के कार्बन 4 गो बॉन्ड से ऐड होता है, ऑक्सीजन 2 गो से, हाइड्रोजन 1 गो से। बस इतने में पूरा स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई। और इसका भी आप लोग 2D फिगर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग का 2D फिगर है इसका, तो यह भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आप लोग का 2D फिगर है, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है। चलिए तो यहाँ से आप लोग का, ठीक है ना, यहाँ हम लोग 10 गो क्वेश्चन आप लोग समझा दिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करना है और इस वीडियो को दोबारा रिवाइज करिए, वरना PDF लेकर रिवाइज करें, ठीक है ना। जैसे ही आप लोगों से संभव होता है, क्योंकि हम आंसर सहित लिख लाते हैं। यदि आप लोग वीडियो से लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोक रोक के लिखिए, यदि PDF से रिवाइज करना चाहते हैं तो PDF ही आप लोग के लिए उपलब्ध है। तो जैसे आप लोगों को पढ़ना है वैसे सारा चीज़ आप लोग के लेकर आए हैं, बस मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए। यदि PDF लेना होगा तो आप लोग ऐप पर चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐप पर जाएंगे, वहाँ आप लोगों को PDF डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोगों को सेट में भी मिल जाएगा और डेली लाइव क्लास में भी आप लोग को वहाँ से PDF मिल जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज करिए। जय हिंद।